नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पार्टी प्रत्याशियों के साथ ही पार्टियां भी अब जोर आजमाइश कर रही हैं। एक तरफ तो बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने आज से अपना तूफानी दौरा शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सियासी दांव पे चलना शुरू कर दिया है। इधर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने विरोधियों को ललकारा है, यानी कि एलनाबाद में अब शुरू हो चुका है सियासी ऐलान जंग। इन्हीं समीकरणों पर, चुनावी बिसातों पर हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। एलनाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के साथ ही अब क्षेत्र की राजनीतिक तपिश भी बढ़ने लगी है। प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी दफ्तरों के खुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के चुनावी कार्यालय का एलनाबाद में उद्घाटन किया गया। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने चुनावी ऑफिस का उद्घाटन करते हुए गोविंद कांडा की जीत का दावा किया। निश्चित रूप से भारी मतों से गोविंद कांडा जी यहां से विजयी होंगे, क्योंकि लोगों ने एक मन बना लिया है कि सरकार है और सरकार एलनाबाद जो हल्का है, ये काफी समय से यहां से विपक्ष के एमएलए बनते आ रहे हैं। इसलिए सरकार के साथ मिलकर के और एलनाबाद का विकास करवाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से भारी मतों से गोविंद कांडा जी यहां से विजयी होंगे। चुनावी दफ्तर के उद्घाटन के दौरान मौजूद सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने एलनाबाद में गोविंद कांडा की जीत का दावा करते हुए कहा कि 30 सालों में जो नहीं हुआ वो 3 साल में होगा। साथ ही उन्होंने कहा, विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि इनेलो के लोग हैं जो अन्नदाताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा है, इसमें कुछ ही लोग हैं, इसमें बहुत कम लोग हैं जो, वैसे तो ये सारे के सारे मैं बताऊं आपको, विपक्षी पार्टियों के नहीं, ये इनेलो के लोग हैं, सिर्फ इनेलो के, जो कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ बाहर ये दंगा करके किसान हमारा अन्नदाता है, उसको बदनाम करने की ये साजिश है और वो इनको जवाब दे देंगे। अभी गोविंद का आना ही जीत है, क्योंकि आज से पहले जिस तरह का गांव में माहौल है कि हमें कैंडिडेट ही नहीं मिला कि जिसके पास जा सकें, अपनी बात रख सकें, अपना काम करवा सकें। और अब तो एलनाबाद वाले बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि जो उनको डायरेक्ट एक वोट डालते ही सीधा सरकार में हिस्सा मिलेगा। और वही बात, 3 साल ही तो है, वो फर्क देख लेना आप पिछले 30 सालों में और इन 3 सालों में कितना काम होता है। मुख्यमंत्री जी कितना विकास करते हैं। यस, बिल्कुल यही रहेगा और इतना ही विकास होगा। 30 सालों में जो नहीं होगा 3 सालों में काम होगा। भाई साहब, एलनाबाद के लिए सबसे बड़ा काम यहाँ का 15-20 गाँव का सेम का था, जो कि कितने सालों से डिमांड थी। और अब आपको बताऊं, वो 98 करोड़ रुपए के टेंडर से शुरू हो चुका है। जो भट्टू साइड में, जमाल साइड में हमारा जो 15, 20, 25 गांव परेशान थे सदियों से, ये लोग मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या क्या रह लिए, काम कुछ नहीं करवाया। ये सब आप जानते हो, सबको पता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एलनाबाद में मुख्य मुकाबला बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और इनेलो उम्मीदवारों के बीच है। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को भी निशाने पर लिया और गठबंधन सरकार और इनेलो को आड़े हाथों लिया। इलेक्शन में मुख्य तौर पे 3 प्रत्याशी है, 3 हमारे। एक तो हमारे हैं कांग्रेस से गोविंद जी, दूसरा जो पहले यहाँ से विधायक थे अभय जी हैं, और तीसरे अब जो पिछली बार यहाँ से लड़े थे दूसरी पार्टी से, आज बीजेपी से आए हैं, गोविंद कांडा जी। गोविंद कांडा जी हैं बीजेपी और जेजेपी के। उसकी क्या स्थिति है बीजेपी जेजेपी की, मैं समझता हूँ किसी को नहीं होती। आज जो प्रदेश में हालत भी जो कर रखी है, आज हर वर्ग उनसे विभिन्न, कि वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, क्योंकि जितने भी वायदे किए थे एक भी वायदा इन्हें पूरा नहीं किया और उसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा समय इन्होंने बता दिया। अब फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? और जिस मुद्दे के लिए लड़ा वो योग है, 3 कानून योग है, तो क्यों लड़ा? एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के उतरने के बाद लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एक तरफ इनेलो और कांग्रेस किसानों के भरोसे
अपनी नैया पार कराने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास के साथ ही 30 साल बनाम 3 साल के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। ऐसे में इस बार का चुनाव इनेलो के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार वहां से इनेलो के विधायक हैं और जिस मुद्दे पर इनेलो विधायक ने इस्तीफा दिया है वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बात करते हैं इस विषय पर। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ अशोक चौहान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश नंबरदार जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। प्रोफेसर विदु रावत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चाहलका जी मेरे साथ जुड़े हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत तंवर साहब मैं आपसे करता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल के सामने जो चुनौती है और इंडियन नेशनल लोकदल जिस मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रही है वो ये है कि हम एलनाबाद की जनता का विकास करेंगे, जो बीते 20 साल से आप लोग करते आ रहे हैं। कांग्रेस जो लेकर के जा रही है मुद्दे को, वो ये लेकर के जा रही है कि हम विपक्ष की मजबूत आवाज बनाने का काम करेंगे, उसमें एक सीट हमारी और जुड़ जाएगी। और बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर जा रही है वो ये है कि हम एलनाबाद की जनता को मेन स्ट्रीम सरकार के साथ मिलने का मौका दे रहे हैं। ये 3 मुद्दे हैं और जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं सामने, उन सर्वे में मुख्य बात यह निकल कर आ रही है कि सरकार के साथ किसी भी विधानसभा सीट को आगे लेकर जाना जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है। तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल को अपने मुद्दे बदलने की आवश्यकता है या आपको लगता है कि केवल अभय चौटाला जी का नाम जो है वही नैया पार लगा देगा? सुखबीर तंवर। देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके संदर्भ में एक युक्ति आज पूर्णतः चरितार्थ है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो पूर्व में कांग्रेस में रहे, हलोपा में रहे और आज उन्होंने चुनाव से 3 दिन पहले शामिल करके जिस प्रकार से गोविंद कांडा को उम्मीदवार बनाया है, उससे ये युक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। इसके अलावा हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आखिर ये कौन सी नूरा कुश्ती चल रही है? निसंदेह आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास अपने कैडर का उम्मीदवार नहीं था। ये जो अदला बदली का खेल है, इससे ये बात पूर्णतः चरितार्थ हो गई है। और रही बात, मैं अगर बात करूं गोपाल कांडा की, गोपाल कांडा का जिस तरह का तंवर साहब इसमें एक बात तो आपके ऊपर भी लागू हो रही है ना, वो देश और प्रदेश। तंवर साहब इसमें एक बार तो आपके ऊपर भी लागू हो रही है। इसमें जो एलनाबाद की जनता है वो वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है आपके ऊपर, क्योंकि जिस अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात कही थी कि जब तक किसान कृषि, हमने इस्तीफा एलनाबाद की जनता से पूछ के दिया था। एलनाबाद की जनता ने पूर्ण समर्थन के साथ कहा था कि आप किसान का जो आंदोलन है उसके समर्थन में आप। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं बात कह रहा हूँ। आपकी बात में मैं अपनी बात भी जोड़ देता हूँ सर, मंजूर करते हैं। मैं आपकी बात में अपनी बात भी जोड़ देता हूँ। मैं भी यही बात कह रहा हूँ। किसान मोर्चा ने तंवर साहब मैं आपकी बात में अपनी बात भी जोड़ देता हूँ। और मैं ये बात बिल्कुल मान रहा हूं कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि हमने किसानों से पूछकर दिया इस्तीफा, तो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन चौटाला साहब ने यह भी तो कहा था ना कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं हो जाएंगे, ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। तो अब चुनाव जीतकर अगर विधानसभा जाएंगे तो क्या आंख पर काली पट्टी बांध कर जाएंगे वो? ऐसा कोई बयान नहीं था। मैं ठीक है, मैं आपको बयान भी याद दिलवा दूंगा, मैं आपको बयान भी याद दिलवा देता हूं। नहीं, दूसरी बात ये है, हम किसान पार्टी हैं, जैसा किसान कहेंगे हम उसका अनुसरण करेंगे। नहीं, इस देश में किसान पार्टी कौन नहीं रखा? तंवर साहब, इस देश में किसानों की पार्टी कौन सी पार्टी नहीं है? और जननायक जनता पार्टी का संयुक्त कैंडिडेट और अलोपा का भी इस प्रकार से उनको गाँव में जाने में नहीं आ रही है। तंवर साहब, किसानों के ऊपर किसी पार्टी का कॉपीराइट या बेंचमार्क नहीं है। आप बताइए कि किसानों की कौन सी पार्टी नहीं है इस देश के अंदर? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इन काले किसान कृषि कानूनों के बारे में जो विषय रहा, और इसी में अगर मैं कांग्रेस की भी बात करूं, 2013 में जिस प्रकार से कांग्रेस इन किसान के खिलाफ बिलों को लाने वाली कांग्रेस ही है, और उस वक्त कांग्रेस का भाई पूर्ण बहुमत नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब हो गई अपने। यानी कि तंवर साहब, आपका ये मानना है
कि एलनाबाद की जनता के सामने अगर आप कृषि कानून को लेकर उतरेंगे तो आप जीत जाएंगे। निसंदेह हम ठीक है, कृषि कानूनों पे ठीक है, हमने त्याग पत्र दिया ठीक है। और कृषि कानूनों के साथ ही हम इलाहाबाद के चुनाव में है। ठीक ये है। चुनाव ही किसान बनाम सारी मुक्ति पार्टी। ठीक है, किसान बनाम सारी मुख्य पार्टी। प्रोफेसर विदु रावल जी। मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था इंडियन नेशनल लोकदल के यहाँ पर जो नेता बैठकर झूठ के फुवारे छोड़ रहे थे। बड़ी हैरानी होती है जब वो ये कभी तो कहते हैं कि हमें झूठ आप बोलते हैं। तंवर साहब ऐसे नहीं चलेगा। तंवर साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। आपकी बारी आ जाएगी सर, आपकी बारी आ जाएगी पूरे सम्मान के साथ। मैंने कोई गलत बात बोली क्या? जो झूठ के फवारे, इनके झूठ के फवारे गिनवाऊं? अभी बताऊंगा ना। आप गिनवा दीजिएगा ना सर। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आ जाएगी दोबारा से। आपका जब नंबर आए तो बता दीजिएगा इन्होंने क्या गलत बोला। तंवर साहब करके। एक गुंडा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अपनी वही उस चरित्र के अनुरूप जो है वो व्यवहार कर रहे हैं। जहाँ से लाए हैं वो समझ लो। आप वो समझ तंवर लो। साहब, मैं कहना नहीं चाहता। तंवर साहब, मैं कोई गैर मर्यादित पहले ही आपकी जमानत नहीं बच रही है, वोट और कम हो रही है आपकी। ठीक है, तंवर साहब सुन लेते हैं। तंवर साहब सुन लेते हैं। आपके तंवर साहब, 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 आपकी शब्दों से बचे। तंवर साहब, तंवर साहब, तंवर साहब। हाँ हाँ नहीं, ये बात नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूं। मैं विदु जी, विदु जी, विदु जी, विदु जी, विदु जी, विदु जी, जिस शब्द से उन्हें दिक्कत है आप मत बोलिए उस शब्द को। उस शब्द के बिना भी अपनी बात कही जा सकती है। प्रोफेसर साहब रखिए अपनी बात। जिस शब्द से उन्हें दिक्कत है वो शब्द वो ना बोलें, लेकिन जो शब्द मुझे अनुरूप लगेगा इनके चरित्र का विश्लेषण करने के लिए वो मुझे। और दूसरी बात जो मैंने कहा उसको इन्होंने साबित किया अगले 1 मिनट में। इन्होंने बार बार टोक कर, इन्होंने पहले जमानत इनकी बचानी मुश्किल हो रही है इलाहाबाद में, ऊपर से ये जो इनका आचरण रहा है, अपनी बात बोल दी, दूसरे को बोलने के समय जो बीच में टपक रहे हैं, इससे तो इनकी वोट और कम होगी। इससे तो इस बात पे मोहर लगती है कि ये गुंडा पार्टी के लोग हैं, अराजक लोग हैं। हाँ हाँ, आप नहीं बताएंगे ना तंवर साहब। मैंने जो बात कहने वो मैं बताऊंगा। मेरी बात आपके समय आपके झूठ को बड़े धैर्य पूर्वक सुना है। अब उसकी चीर फाड़, उसको डायसेक्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, वो ये भी आप तय कर किया है, उससे सारी बातें स्वयं स्पष्ट होगी। इनकी कुछ नहीं है कहने के लिए। तंवर साहब, आपके बारे में अच्छी इमेज नहीं जा रही है। जैसी आपकी पार्टी की इमेज है वही आपकी इमेज जा रही है। आप लगातार क्यों बोलते जा रहे हैं? मेरे पास ये दर्शकों को तय करने दीजिए ना मुझे क्या बोलना है। तंवर साहब, आपने अपनी बात बोली है, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। अरे भाई, आप नहीं बताएंगे ना, आप एंकर हैं ना आप कुछ और हैं। आप अपना काम कीजिए, आप अपनी बात रखिए। आप थोड़ी सर विदु जी, सुखबीर जी, उनका सीधा सा सवाल है। तंवर साहब मैं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। विदु जी, उनका सीधा सा सवाल ये है कि ये पूरा चुनाव जो है वो किसान बनाम सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और ये जो किसान है ये लोकदल के साथ खड़े हैं। उनका केवल इतना सा कहना है, इस बात के ऊपर बताइए। अगर ये अपना धैर्य ना खोएं और अपने असली चरित्र को ना दिखाएं, ये बोल रहे हैं बीच में, अगर आप अगली बार बोलेंगे तो सब स्पष्ट साबित होगा कि आप नहीं बोलना देना चाहते, अपने प्रतिद्वंदी को नहीं बोलना देना चाहते। आप ध्यान से अगर ये सुने बात को, ये इनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि ये किसान के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जब किसान के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर याद आएगा इन्होंने किस प्रकार से कंडेला के अंदर, कंडेला कांड वाली पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला के निर्देश पर वहां किसानों पर गोलियां चलाई, जिससे 9 किसानों की जान गई। 9 किसानों को गोलियों से भून दिया। लगातार 2 साल किया इन्होंने अपने राज में काम। याद किया जाएगा मदीना के अंदर किस प्रकार से इन्होंने गोलियां चलाई। याद किया जाएगा कि अभय सिंह चौटाला की जो राजनीतिक शुरुआत महम से हुई थी, उस महम में जो गोली कांड इन्होंने किया था उसी दिन के बाद से तो परिदृश्य में आए। तो उस तौर पर भी याद किया जाएगा। किसान भूलता नहीं है, किसान की मेमोरी साहब इन मुद्दों पर तो 3 चुनाव वो जीत चुके हैं पिछले वाले, उसके बाद तो चुनाव जीत चुके हैं वो। नहीं, इन मुद्दों पर वो चुनाव नहीं लड़े। युवा चुनाव लड़ते रहे हैं कि इलाहाबाद सरकार कभी आए। नंबरदार जी, नहीं तंवर साहब मैं आऊंगा, आपकी बारी जब आएगी तो मैं दोबारा आऊंगा। तंवर साहब मेरी बात पूरी हो जाए, तंवर साहब उनकी बात पूरी हो जाती है। तंवर साहब उनकी बात पूरी होती है तो मैं आऊंगा आपके पास। उनकी बात पूरी होती है तो मैं आऊंगा। सर मुझे सबको समय देना है, मुझे सबको समय देना है सर, मुझे सबको समय देना है। चुनाव में आपकी क्या स्थिति है? आपकी बौखलाहट इसी से पता चल रही है।
आपकी बोलचाल से पता चल रहा है कि चुनाव में कितनी बुरी तरह हार रहे हैं आप। आपका जो धैर्य जवाब दिला है, आप जो उछल कर टपक रहे हैं, आपकी बात उन्होंने एक बार भी बोला आपके। हाँ अच्छा चलो ठीक है, सवाल पूछने की बात है ना केशव जी। एक सवाल मैं पूछता हूँ, तंवर साहब पहले सवाल मैं पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है, आपने इलाहाबाद की जनता का कब सर्वेक्षण करवाया? जनमत सर्वेक्षण कब करवाया? कौन सा सर्वे करवाया? कौन सा रेफरेंडम करवाया? जो आप यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, कभी आप कहते सुनिए सर आप दोनों एक करके अपनी बात रखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के पहली बारी किसकी है? मैं तंवर साहब मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको सवाल पूछने का अधिकार दूंगा। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आपको कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दे, उसके बाद अपना सवाल पूछ रहे हैं साहब। आप मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल साफ है और आपने जो सर मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, सर मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ और मैं सतीश जी के पास आ रहा हूँ। नहीं सुखबीर जी मैं आपको अनुमति दूंगा सर, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो, क्योंकि मेरे पास पैनल में 5 लोग मौजूद है सर, मैं सबके पास जाऊंगा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं सबके पास आऊंगा, मैं सबको बराबर समय दूंगा, लेकिन आप अगर सवालों के जवाब देंगे तो ही मैं आपको समय दे पाऊंगा सर। मेरी भी मजबूरियां हैं कुछ, मुझे सब गेस्ट के पास जाना है। सतीश नंबरदार जी के पास मैं जा रहा हूं। सतीश जी लड़ाई इसी बात को लेकर हो रही है कि पूरा का पूरा जो चुनाव है वो किसानों के ऊपर लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, और अगर लड़ा जा रहा है तो किसान साथ किसके खड़े हैं? सतीश नंबरदार जी। माननीय शेखर जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बता दूं, किसान आज मैं देख रहा हूं आपके चैनल पर जो डिबेट हो रही है तीनों के तीनों राजनीतिक पार्टियों के, ये आज ही वे खुद आपस में अपने नहीं सुन रहे, अब तक किसान की है क्या सुनने का काम करेंगे। देखिए सभ्यता से तीनों की तीनों पार्टियां एक डिबेट नहीं कर सकती। अब तो जो किसान के नाम पे, किसान कल भी बहुत बोल रहा था मैंने आपके चैनल के माध्यम से, ये किसान के नाम पर अपनी राजनीति ना करे, कोई भी पार्टी ना करे, अपने विकास के नाम पे चुनाव लड़ने का काम करे। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं ये खुद आपकी डिबेट पे किसान को तो बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते, तो कल कोई सत्ता में चले जाएंगे, अब तो किसान किस बात पर भरोसा करने का काम करे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो चाहे कोई भी कुछ हो, संयुक्त किसान मोर्चे ने कल भी ऐलान किया था, आज भी करता है, पूरे का पूरा किसान समाज अपने विवेक पर वोट दे, ना कि किसी पार्टी के बहकावे मां के वोट दे। कोई भी पार्टी किसान के की बात नहीं कर रही, क्योंकि ये तो एक किसान को अभी आपके चैनल पे एक किसान को बोलने देने का मौका नहीं देना चाहते। हाँ, तो तंवर साहब तो कह रहे हैं ना कि पूरा किसान मोर्चा लोकदल के साथ खड़ा है होती है, और तंवर साहब तो कह रहे हैं कि किसान लोकदल के साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं खड़ा संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं खड़ा, ये आपको कल भी बता दिया था और आज भी बता देता हूं। तंवर साहब माननीय चौटाला साहब आए थे, उनको भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कराया था, अब भाई देखो हमारा ये राजनीतिक मंच नहीं है, आप नीचे बैठिए, ठीक है, मैं तंवर साहब से जवाब लेता हूं, करेगा आप एक किसान, मैं तंवर साहब से जवाब लेता हूं। तंवर साहब कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप सोचकर बैठे हैं कि किसान आपके पीछे खड़े हैं और वो फिल्म वाली घटना हो जाएगी, आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, पीछे मुड़कर देखा तो कोई है ही नहीं। देखिए जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता कह रहे हैं, निसंदेह मैंने ये वक्तव्य नहीं दिया कि संयुक्त किसान मोर्चा हमारे साथ है। हमने ये कहा, सर आपने कहा संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें, हमारे साथ है। आपने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें, जब इस्तीफा हमने दिया हमने उससे पूछा, आपने कहा कि दोबारा चुनाव लड़ने के लिए हमारी मोर्चा से बात हुई, तो किसानों का मतलब क्या है सर? तंवर साहब आप खेत तो गए नहीं होंगे किसानों से पूछने, आपने मोर्चा से ही, आंदोलनकारियों से ही बात की होगी, संगठन से ही बात की होगी। जाने का प्रयास ना करें, मैं आपको जवाब देता हूं। सर मैं तो सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं कहा संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें प्रस्तावित किया है, तो आप बताइए, आप नहीं, तंवर साहब मैं क्लैरिफाई करूंगा इस बात को, आपने इस्तीफा दिया अभय साहब ने, चौटाला साहब ने, तो किसके कहने पर दिया? देखिए किसान संगठनों की मांग थी, संयुक्त किसान मोर्चा
संयुक्त किसान मोर्चा ने इस्तीफा देने के बाद किसान केसरी का खिताब चौधरी अभय सिंह चौटाला को दिया। ठीक है, तो अब आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, अब आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसके कहने पे लड़ रहे हैं? नहीं, वो खिताब इसके बाद जब दोबारा तो वही तो मैं कह रहा हूं सर। और सुनिए मेरी बात, पहले जब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आप इस्तीफा दें तब हम आपको बोलने के लिए मंच और माइक देंगे। उसके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद के किसान से जाके पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त एलनाबाद के किसान ने कहा कि आपको संयुक्त मोर्चा के कहे अनुसार इस्तीफा देना चाहिए। और जब ये उपचुनाव आया तब फिर दोबारा फिर पंचायत करके पूछा, फिर दोबारा फिर किसानों ने कहा संयुक्त मोर्चा तो कह रहा है कि हमारी सर कोई बात ही नहीं हुई, और आपके सामने कह रहा है सर, पीठ पीछे भी नहीं, सामने कह रहा है। बता दिया, संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पे हम एलनाबाद के किसान के पास गए और एलनाबाद के किसान के कहने पे इस्तीफा दिया। ठीक है सर। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो सवाल उठाए थे उस सवाल के दृष्टिगत एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मुझे बता दें, जो महम का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कंडेला का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ थे। आखिर अगर ऐसी बात है तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? ठीक है, मैं जवाब लूंगा इस बात का, मैं जवाब भी लूंगा इस बात का, लेकिन उससे पहले मैं खालिद जी के पास आ रहा हूं। मैं जवाब भी लूंगा उस बात का, लेकिन उससे पहले मैं खालिद जी के पास आ रहा हूं। खालिद जी, हथेलियां रगड़कर बिल्कुल तैयार हैं हमले के लिए? नहीं, केशव जी, मैं देख रहा हूं 25 मिनट बाद, 25 मिनट की गहमा गहमी के बाद आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। चलो, फिर भी आपका शुक्रिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ये सभी पार्टियां इतिहास में जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आज की स्थिति पे बात करना हम चाहेंगे, और आज की स्थिति भी जिस पे चुनाव होना है उसकी हमको बात करनी चाहिए। आपने बताया शुरू में कि भाजपा इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर जा रही है लड़ने के लिए। वो क्या कह रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन असलियत क्या है ये हम सबको देखना पड़ेगा, और एलनाबाद के लोग देखेंगे कि आज समय महंगाई का आलम क्या है, इस समय डीजल पेट्रोल के रेट जो आज भी बढ़े हैं वो क्या है, इस समय हरियाणा में रोजगार का रेशियो क्या है, इस समय हरियाणा में कर्मचारियों के साथ क्या सलूक है सरकार का, इस समय इस प्रदेश की मुख्य शक्ति किसानों के साथ क्या सलूक हो सरकार का, ये हमको देखना पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि भाजपा जो विकास की बात कर रही है वो -0 में चली जाती है, अगर आप इसको देखेंगे तो। अब बात करते हैं आईएनएलडी की। पहले आप ये समझ लीजिए कि आईएनएलडी, बीजेपी, जीजेपी ये एक परिवार है, और एक परिवार के लोग हैं, और तीनों ने अलग अलग पार्टियां बना रखी है और अलग अलग सत्ता में रहना चाहते हैं या सत्ता से बाहर रहना चाहते हैं, मतलब वो खुद ही हरियाणा में काबू रहना चाहते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं आईएनएलडी की। अब अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमने पूछ के एलनाबाद की जनता से इस्तीफा दिया अभय सिंह चौटाला जी ने, तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि उस इस्तीफे से उनको इस एलनाबाद को और हरियाणा को क्या हासिल हुआ? क्या कोई किसान संगठन, क्या कोई किसान नेता या किसान, अगर उनका इतना पूछा हुआ निर्णय था तो वहां के लोकल किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात क्यों की? ये एक प्रश्न उनके ऊपर बनता है। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी की। आप भाई कह रहे थे कि कांग्रेस के पास तो कुछ रहा नहीं। आपको बता देता हूं, बेनीवाल जी सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर जो इस समय सत्ता में है, कौन छोड़ना चाहता है सत्ता? उन्होंने क्यों छोड़ी? कि किसानों के खिलाफ हो रहे फैसलों के उन्होंने पार्टी, और वो तो खुद बोर्ड में चेयरमैन थे, एक कुर्सी को छोड़ के आदमी आ जाता है, वो एलनाबाद की बात करता है, तो निश्चित ही उसकी बात एलनाबाद के लोग सुनेंगे। और एलनाबाद को एक मजबूत विपक्ष चाहिए, और विपक्ष को कब देर नहीं लगेगी सरकार बनने में, वो समय बीतते ही सरकारें बन जाती हैं। लेकिन एलनाबाद इस समय एक बड़ा फैसला लेना चाह रहा है। जो ये सोचते हैं जो लोग कि एलनाबाद हमारे, एक हरियाणा में कहावत है कि ये तो बाप दादाओं की वो है, हमारे की जागीर है, इसको जैसे चाहो, ऐसा नहीं चलेगा। लोग आपसे जवाब मांगेंगे, आपके प्रतिनिधित्व आपसे जवाब मांगेंगे कि हमने आपको चुना 20 साल में। आज आपकी घोषणाएं होती है भाजपा जेजेपी की, आज घोषणाएं हो रही कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लेकिन एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि हम 90 विधानसभाओं के साथ विकास कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहते कुछ है, करते कुछ है, और ये जो आप अपने विकास का ढोल बजा रहे हैं, ये खुद में ही सुहावने हैं। जब इनको आप पब्लिक में लेके जाएंगे, आज भी मैंने देखा कई चैनलों पे कि बीजेपी के नेताओं को जो गुरुद्वारे में माथा टेकने गए थे, वहां किस तरह उनको धक्का देके भगाया गया, तो ये उनका विकास का
आईना लोग उनको दिखा रहे हैं। और इन एनएलओ को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो जो ऐलनाबाद है उनके बाप दादाओं की जागीर है। जागीर है, अब जागीर का दौर नहीं रहा है, राजा नहीं रहे, अब लोकतंत्र है, इसमें कोई अपना प्रतिनिधि कैसे भी चुन सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। चौहान साहब के पास आता हूं। चौहान साहब, अपनी बात रखिए पहले। जिस तरीके से मैंने तीनों मुद्दों का जिक्र किया और जिस तरीके से पॉलिटिकल इक्वेशंस अभी बन रही हैं, तो किसकी गांठ सबसे मजबूत होती दिखाई देती है जनता के नजरिए से अगर देखें तो? चौहान साहब देखेगा क्या, तीनों राजनीतिक दल हैं, प्रवक्ता के आए हुए सभी ने अपने अपने जो है कैंडिडेट को जो है पर्चे भरवा दिए। उसके बाद में जो है चुनाव का अपना जो है शुरू भी हो गया है, चुनाव अभियान। अब इस अभियान में कौन कितनी पकड़ कर पाता है ये तो आने वाला टाइम ही बता देगा। शुरुआत तो जैसे कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का जो है इलाहाबाद में अपना दफ्तर भी खुलवा दिया और उसके बाद में जो है अपना डोर टू डोर का भी अपना कार्यक्रम चलेगा। जैसे कि बात सुनने में आ रही है कि भाई कुछ सर्वे हुआ है, कुछ ने कहीं कुछ आ रहा है, तो उसमें जो झुकाव जो अभी आना शुरू कुछ इस तरह से हुआ है वो अपना जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ दिखाई दे रहा है। सर्वे का इसको मान के नहीं अभी चल सकते क्योंकि हालात बदलते रहेंगे। अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि कैसे क्या कि जो रूलिंग पार्टी है उसी का हिसाब किताब रहेगा। अदर्स हैं उनको भी कम नहीं समझना चाहिए। ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है और कांटे का संघर्ष जिसको बोला जाता है देसी भाषा में, ये कांटे का संघर्ष है। कोई भी किसी को ये ना समझे कि ये कमजोर है, वो ये है, क्योंकि 11 बार जो है इन्हें INLD इनेलो इस पे अपना जो है कब्जा जमा चुकी है, कर चुकी है। अब इसके बाद में 11 बार जब आदमी कोई कैंडिडेट मैदान में आया है और उतरा है और वो जीता भी है, अब वो बात की बात है कि वहाँ विकास कार्य हुए नहीं हुए। जैसे कि अदर्स पार्टी भी बोलती रही है, अपना रूलिंग भी बोल रही, वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ, हम अब विकास कार्य कराएंगे। ये नहीं समझ में आता है कि जब विकास कार्य नहीं हुआ और सरकार सब रही है और वो कैसे कोई पब्लिक ने आज तक कोई किसी तरह की आवाज नहीं उठाई, कैसे नहीं उठाई, ये भी थोड़ा मानने वाली बात है, देखने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि क्लियर मेजोरिटी अभी किसी को भी मिलती नहीं दिख रही ना, अभी नहीं, अभी फिलहाल तक अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना है, तो परवान चढ़ना है। हाँ, अभी होना है। देखिएगा जो पब्लिक है, पब्लिक को चाहते हैं एकदम से जो उसको फौरी जिसको बोलते हैं उसको जो है उसका जो फायदा होना चाहिए। अब जो है कि जो अपोजिशन आए, चाहे INLD आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कैसे, और वो तो बात वहीं के वहीं रह गई कि भाई हमें तो क्या है साहब, हमारे पार्टी के साथ अगर जनता चलती है तो उनको फायदा रहेगा, उनको फायदा रहेगा और वो विकास चाहिए, अपने एरिया का चाहिए और वो चाहेंगे जो रूलिंग के साथ में रहे कि कहीं कुछ हो जाता है तो उधर उसके जाने की कोशिश करेंगे। विदु जी के पास आता हूं। विदु जी, 2 सवाल हैं। एक तो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता का सवाल है कि कंडेला और महम कांड का जो जिक्र आप कर रहे हैं उसमें बीजेपी भी लोकदल के साथ थी। दूसरा, कांग्रेस का ये सवाल है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं विधानसभा का विकास करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं आप कि हम सब विधानसभा को साथ लेकर चलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा, पिछली बार इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने बीच में आ गए थे, इस बार मुझे अवसर देंगे मुझे अपनी बात रखने का। अगर वो मेरी बात से सहमत होते तो मेरी पार्टी के नेता होते वो, अगर वो मेरी पार्टी से सहमत नहीं है तभी तो अलग पार्टी में है ना। तो मैं जल्दी से अपनी बात को रखता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने जो झूठ बोला, मुझे लगता था कि उत्सुकता से सुनेंगे मैंने ऐसे क्यों कहा झूठ बोला। अब तक उनके प्रवक्ता आकर टीवी चैनल्स पर कह रहे थे कि किसानों ने हमें कहा इसलिए हमने इस्तीफा दिया। आज प्रवक्ता ने बात को बदल दिया, आज कह रहे हैं नहीं इलाहाबाद के लोगों ने कहा इसलिए दिया। तो मेरा तो एक सीधा सा सवाल था उनके झूठ पर कि ना तो आपको किसानों ने कहा, ना आपको इलाहाबाद के किसी व्यक्ति ने कहा, क्योंकि इलाहाबाद के लोग तो चाहते थे कि उनकी जनप्रतिनिधि उनकी सेवा करे। और अब ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने वाले भाजपा के प्रत्याशी को इसलिए तो चुनने वाले हैं कि वो जानते हैं कि अभय सिंह ने उनके साथ धोखा कर दिया। तो मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल है, अगली बार जब भी इनको अवसर मिले ये उसका उत्तर जरूर दें कि इन्होंने ऐसा कौन सा जनमत संग्रह करवाया, कौन सा रेफरेंडम करवाया, कौन से दिन करवाया, क्या कितने लोग शामिल हुए उसमें, कहाँ जाकर किया। ये थोड़ी कि घर में बैठकर नई नई कहानियां, मनोरंजक कहानियां गढ़ते रहे, रोज नई नई बातें करते रहे, झूठ बोलते रहे। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा इन्होंने ये कहा कि अब किसानों ने कहा उन्हें कि वापिस जाकर इलाहाबाद में जाएं। तो मतलब क्या संयुक्त किसान मोर्चा वाले जो कि यहाँ पर पैनल पर बैठ के इस बात को नकार रहे हैं, अगर ये कहना चाहें तो उसका भी मुझे बता दें कि कौन सा लेटर इनको इशू किया कि जाकर अब चुनाव लड़ें। उन्होंने तो अपना एक उम्मीदवार उतार रखा है संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसका भी देख लेंगे कितना पानी है उसमें, वो तो फिर देख लेंगे। लेकिन मेरा कहना इतना है आपसे
कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं, उनकी दो बातों से मैं सहमत हूं और एक बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक, उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने ये कही कि उनको मजबूत विपक्ष एलनाबाद में चाहिए। तो ठीक है, वो मजबूत विपक्ष की भूमिका में एलनाबाद में रहेंगे, इस बात से मैं उनकी सहमत हूं। दूसरा, उनका ये कहना कि इतिहास की बात न करें, क्योंकि इतिहास में उनके पास बताने लायक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एलनाबाद में उनके भी प्रतिनिधियों ने जीत दर्ज की है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए हैं। तीसरी बात, वो क्योंकि रेलेवेंट नहीं है, अब जनता ये मानती है कि वो चुनाव में कहीं पर भी नहीं है कांग्रेस, और इसीलिए ही उनको इधर उधर से ताक झांक कर लोगों को लेना पड़ा। रही उनकी प्रत्याशी की बात, तो उनके प्रत्याशी पर गंभीर आरोप नशे में उनके लोग पकड़े गए, और इस कारण से स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी उनके प्रत्याशी जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं देने वाली है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं। स्पष्ट तौर पर ये बात यहीं पर जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही एलनाबाद की जनता के लिए वो नई खुशियां लेकर आने वाली है, जिन खुशियों की 3 दशकों से। ठीक है विदु जी, एक छोटा सा सवाल है। विदु जी, छोटा सा सवाल है। जब बंगाल का चुनाव हुआ था और उससे पहले जब लोग टीएमसी से बीजेपी में आ रहे थे, तो आपने इस फॉर्मूले को इजाद किया था कि लोग कमजोर से मजबूत में आते हैं। तो जब यहां पर बीजेपी से कोई कांग्रेस में गया है, तो यहां पर अब भाजपा मजबूत कैसे है? नहीं, हम यहाँ पर दागी व्यक्ति जो है उसको जब भाजपा के अंदर अपने सभी रास्ते बंद दिखे, तब वो कांग्रेस के अंदर पलायन किया उसने। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जनता का मन था, और हम 25 टाइम्स हमने इंक्रीज किया अपनी सीट्स को, हमने वहां पर। हाँ, तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी वहां एक अच्छा विकल्प के रूप में खड़ी हुई है। इसलिए बंगाल में लोग भाजपा से जुड़े हैं। ठीक है, मैं जल्दी से सतीश जी के पास आता हूं, क्योंकि वो बीच में उंगली उठा रहे थे। तबर साहब, उसके बाद तुरंत मैं आपके पास आ रहा हूं। खालिद भाई, फिर आपके पास आऊंगा। सतीश जी, जल्दी से सर। सबसे पहले तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता को एक बात बता दूं, ये इस तरह के तानेबाजी ना करें। आखिर संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना उम्मीदवार उठा रखा है। कल भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला था, संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी अधिकृत उम्मीदवार वहां पर नहीं है। किसानों का संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। और माननीय जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं, दूध की धुली वो पार्टी भी नहीं है। वो भी आज एक दूसरे पार्टी से एक प्रख्यात जो समाज सेवक है, उसके सहारे पर अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। हम मानते हैं अब गोविंद जी एक प्रख्यात समाज सेवक है, लेकिन इनका भी कोई आंचल दूध से धुला हुआ नहीं है। ये भी जब चौटाला साहब की सरकार में गोली कांड हुआ, तो यह भी सरकार में शामिल थे। ना कि किसानों पर इस तरह के लालचन लगाने का काम ना करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में देख लो, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को देख लो, अपने खुद के अपने गरेवान में जाके देखो, किसानों पर किस तरह का अत्याचार करने का काम किया। ये तो एक आप अपना सौभाग्य मानिए का आपको एक प्रख्यात समाज सेवक मिल गया, न तो आपके पास तो कोई उम्मीदवार भी नहीं था। आप उसी के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी सर में कुछ किसान समाज आज चुपचाप बैठा हुआ, ना कि आपके लिए बैठा हुआ है। और एक बात और बता दूं, मैं फिर बताता हूं, संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी अधिकृत उम्मीदवार मैदान में नहीं है जी। ठीक है, तंवर साहब। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय भाई खालिद ने कहा, मैं तो ये सिर्फ एक बात में जवाब दूंगा, अगर कांग्रेस ने भी चौधरी अभय सिंह जी का अनुसरण किया होता, तो आज यहाँ पे उपचुनाव नहीं, पूरे प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होता। कैसे तंवर साहब, कैसे? गणित समझाइए मुझे, कैसे? गणित क्या? जब उनके 31 विधायक भी अगर इस्तीफा दे देते तो सरकार अल्पमत में कैसे आती? इस्तीफा देते तो निसंदेह इस बात का प्रभाव पड़ता। और जब 31 सर विधानसभा में अल्पमत का प्रभाव गणित से पड़ता है, भावनाओं से नहीं। साहब ये समझिए आप, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक और जननायक जनता पार्टी के विधायकों ने जिस प्रकार से कृषि कानूनों का विरोध किया है, अगर इन्होंने ये कदम उठाया होता तो निसंदेह आज मध्यावधि चुनाव होते। तो ये तो कल्पना है सर, जिस प्रकार ये तो कल्पना है। आप मेरी बात, आप बाद में अपनी बात रख लेना। इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय इस बात को
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, कब कहा, क्यों कहा, उस पे ले जाना चाहते हैं। वो बात संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि हम तो संयुक्त किसान मोर्चा का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। हम उसका विरोध क्यों करेंगे? आपको इसके अलावा जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा प्रवक्ता महोदय ने कि हमने पवन बेनीवाल को टिकट नहीं देना था इसलिए वो कांग्रेस में चला गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना ये चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जिसके खिलाफ बार बार विधानसभा में भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मांग उठाई इनके क्रियाकलापों के विषय में, आखिर बता दें विगत के 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पवन बेनीवाल जो प्रत्याशी है अधिकृत इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, जबकि विधानसभा में अनेक बार ये मुद्दा उठाया गया। कृपया जवाब दें। रावल साहब देखिए, हम विसल ब्लोअर हम थे, हमने कार्रवाई शुरू की, तभी तो उन्हें लगा कि भाजपा में रहकर सुरक्षित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भाजपा को छोड़कर जा रहा है और ये सोचकर जा रहा है कि भाजपा उसके कुकर्मों को बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो इससे बड़ा सबूत तो क्या हो सकता है कि हमारा कोई संरक्षण नहीं था और फिर वो गया कौन सी पार्टी में जो हमारी चिर प्रतिद्वंदी पार्टी है। ठीक बात है कि एलनाबाद में कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, कांग्रेस कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ राष्ट्रीय तौर पर तो कांग्रेस ही हमारे साथ जो है हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो उसका कांग्रेस में जाना इस बात को साबित करता है कि उस पर भारतीय जनता पार्टी कानूनन कार्रवाई कर रही थी। ठीक है, विषय ये है ठीक है कि आपने 7 साल में क्या कानूनी कार्रवाई करी? आप आई बात ना करें, विषय का जवाब विषय से दें, ये कोई बेफिजूल की बात ना करें। इस हरियाणा प्रदेश और एलनाबाद की जनता ये जानना चाहती है कि 7 साल में आपने पवन बेनीवाल के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, उससे पहले वो चले गए। बात नहीं चलेगी। हाँ। जब आपके समक्ष विधानसभा में विषय उठाया गया बार बार, उसके बावजूद आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए। चेयरमैन बनाया सर, बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया, बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया तो इन्होंने कार्रवाई की नहीं। हाँ, हमने उसको ये उसको इनाम था उसके गलत कृत्यों। ठीक है, मैं खालिद जी के पास आ रहा हूँ, खालिद जी के पास मैं आ रहा हूँ। खालिद जी, क्योंकि कैंडिडेट आपके हैं, सवाल आपके हैं, तो मैं चाहूंगा जवाब भी आपने पहले। खालिद जी। असल में होना क्या चाहिए केशव साहब कि जब आप किसी टीवी डिबेट्स में बैठते हैं तो वहां तथ्यों पे बात होनी चाहिए, सच पे बात होनी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि भाजपा के और आईएनएलडी के प्रवक्ता, उनको ऐसा लगता है कि वो किसी पब्लिक की जनसभा में खड़े हैं और वो भाषणबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूं, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम इतिहास में इसलिए नहीं जाना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं रावल जी, इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपका और आईएनएलडी का एक चेहरा, जिसने इस प्रदेश के अंदर बड़े बड़े घोटाले किए, बड़े बड़े नरसंहार करवाए, जब आप दोनों ने मिलकर इस प्रदेश में सरकार चलाई तो वो लोगों के सामने आपका चेहरा आपका आएगा। इधर उधर से लोगों को लेने की आप बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में एक बात प्रचलित है। इस समय लोग एक चीज को इस तरह कहने लगे हैं कि भाजपा के नेताओं ने बीजेपी को ऐसा बनाने की कोशिश की है, ऐसा बनाने की कोशिश ये कि गंगा मैया को हल्का कर दिया है पाप धुलने के लिए और भाजपा को ऊपर कर दिया है पाप धुलने के लिए। क्या आप कुछ भी करके आइए, भाजपा में आ जाइए तो आप बिल्कुल पाक साफ हैं। लेकिन आपको एक सर्वे बता देता हूं रावल साहब, इस देश में एक सर्वे है जिसमें यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा दागी, करप्टेड और सबसे ज्यादा मुकदमे जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा ना भाजपा के अंदर है। ये ऑफ रिकॉर्ड बात है, ये मतलब आप ऐसा मत समझना कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, ये रिकॉर्डेड बात है। अरे नहीं, सुनो खालिद जी, ये आंकड़ा हो सकता है, खालिद भाई, हो सकता है ये आंकड़ा मैं देता हूँ। ठीक है, ये आंकड़ा उन्होंने रखा है, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दीजिए। ठीक है, नेशनल नहीं, एक बार खाली जी, आंकड़ा सवाल आपका है, मैं करेक्ट कर दूं। मैं आपकी जानकारी के दे रहा हूं भाई साहब। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका सवाल जवाब देना। ठीक है, नोट कर लिया उन्होंने। आप इसको नोट कर लीजिए ना, आप अच्छे से देना, फ्री होके देना, बिल्कुल फ्री माइंड से। दूसरा आप कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष होगा एलनाबाद में। आपको बताना चाहता हूं, हम एलनाबाद की नहीं बात कर रहे हैं,
हम इस वक्त हरियाणा में मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं, जो आपके नाक में नकेल डालने का काम करेगा। जो हम कर रहे हैं, अगर अभय सिंह चौटाला जी ये इस्तीफा नहीं देते तो उनको विधानसभा में उनसे सवाल पूछते, वो सवाल उनसे बच के आ जाते हैं सरकार से, और यहां कहते हैं हमको एलनाबाद ने कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। एलनाबाद आपके खिलाफ फैसला देना चाहते हैं। एलएनडी को समझ लेना चाहिए कि एलनाबाद के लोग आपके खिलाफ फैसला देने वाले हैं और उस व्यक्ति को चुनने वाले हैं। जब आप किसानों पर लाठियां बरसा रहे थे तो किसानों के हक में खड़ा हो जाता है और आपकी सरकार की कुर्सी को छोड़कर उनके बीच में आ जाता है, फिर आप दो तरफा उस पर इल्जाम लगाते हैं। ये अजीब परिस्थिति है कि कोई आपके साथ है तो पाक साफ है, वो आपसे दूर चला गया। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस समय पूरी के पूरी हरियाणा में जो भाजपा की सीनियर लीडरशिप है, आप अपनी नजरें घुमाएंगे तो बड़े लीडरों को जिसके बलबूते आप हरियाणा में वो सारे के सारे कांग्रेस के नेता हैं। ये आप उनको चैलेंज मत करिए, उनको आप चैलेंज मत करिए। आप दो चार के नाम गिनवा दीजिए, फिर मुझे जवाब सब लोग आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। सहलका जी, आप जिस तरह से आप 4-5 नाम मुझे गिनवा दीजिए, फिर मैं उनसे जवाब ले लेता हूं इस बात का फटाफट। मैं तो सुन लूंगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि नजरें के अंदर नहीं, आपने कहा कि नजरें घुमाइए चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो भाजपा में, आप 2-3 नाम गिनवाइए, फिर मैं उनसे जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले खालिद भाई ऐसे के सांसद की बात करें, देखिए आपका वो आंकड़ा भी मैंने मान लिया। अब आप 2-3 नाम तो गिनवाने पड़ेंगे सर। मैं 4-5 गिनवाने वाला हूं, बड़े लीडरशिप के नाम आपको बताना। हाँ, बताइए। ये आप इंद्रजीत किस पार्टी से आए, राव इंद्रजीत जी किस पार्टी से आए? ठीक है, 1। श्री धर्मवीर जी किस पार्टी से आए? 2। और सुनिए सही, पंडित जी और शर्मा जी हैं अपने करनाल से, वो किस पार्टी से आए? 3। ऐसे बड़े लीडर जो इस समय ये समझता हूं कि बड़े लीडर हरियाणा में जो हैं, ठीक है। अगर हम प्रोफेसर विधु रावल जी, को, उसके अलावा जो नीचे लीडरशिप है उसमें आधे से ज्यादा प्रोफेसर विधु रावल जी, जैसे टैलेंटेड लोगों का ब्रेन ड्रेन अमेरिका करता है, भारत से उनको बुला लेता है, ऐसे आप लोगों ने ब्रेन ड्रेन किया हुआ कांग्रेस का। आपके पास जो भी टैलेंट है वो कांग्रेस का पोषित किया हुआ है। कांग्रेस के सभी अच्छे नेता जो जनसेवा की भाव रखते थे वो एक एक कर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए, और भाजपा के दागी लोगों को अगर कहीं उनको संरक्षण मिलता है तो कांग्रेस में मिलता है। अभी खालिद भाई ने एक गलत आंकड़ा दिया, मैं खालिद भाई की जानकारी के लिए कह रहा हूं क्योंकि वो डिबेट्स में जाते हैं, मुझे कई बार डिबेट्स में मिलते हैं, अगली बार ध्यान रखेंगे इस आंकड़े को। नेशनल क्राइम वॉच जो है वो आमतौर पर ध्यान करती है राजनीति। खालिद भाई मैं आंकड़ा देने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनिए, पेन और पेपर हो तो नोट कीजिए इसको ना, अगली बार अच्छा रहेगा। नेशनल क्राइम वॉच, हाँ, और गूगल करके देखना जो बात कह रहा हूं मैं। नेशनल क्राइम वॉच की जो रिपोर्ट है 2019 की, उसके मुताबिक कांग्रेस ने जो 2019 में प्रत्याशी खड़े किए, उनमें 47% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन पर अलग अलग धाराओं में केसेस दर्ज थे। इनमें से इन 47% में से भी 31% पर गंभीर धाराओं में केसेस दर्ज थे। दूसरा, कांग्रेस के सहयोगियों को अगर इसके साथ जोड़ लें, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर किया, तो ये परसेंटेज बढ़कर चली जाती है 62%, 62%। ठीक है, इसमें इस बात को ये भी बताऊं मैं कि जो बीजेपी के सहयोगियों को मिलाकर उनके मुताबिक, नेशनल क्राइम वॉच के मुताबिक, उन पर भी 27% पर केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो 27 और 62 का अंतर देखिए कितना बड़ा है। और इसके बाद आकर ये यहाँ पर टेलीविजन पर आकर झूठ बोले। खालिद भाई, आपसे तो उम्मीद नहीं थी, आपसे तो बेहतर की उम्मीद थी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि फिलहाल विपक्ष मजबूत नहीं है, अगर अभय सिंह चौटाला होते तो शायद मजबूत होता। चलो, एक बात में तो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस वाले दोनों सहमत हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं है, और यहां पर खालिद भाई ने खुद भी मान लिया कि अभय सिंह के बगैर वो मजबूत नहीं है। तो जो व्यक्ति जो विपक्ष में भी अच्छा काम नहीं कर सके, देखिए सत्ता में अच्छा नहीं कर रहे थे, सत्ता में उन्होंने अच्छे काम किए होते तो वो चुन कर आते बार बार, लेकिन 2014 के बाद और फिर 2019 में, पहले लोकसभा फिर विधानसभा, 4 चुनावों में हरियाणा प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों को नकार चुकी है। यानी सत्ता में तो प्रदेश की जनता चाहती नहीं है कि रहें, और विपक्ष में ये काम अच्छा कर नहीं रहे, ये खुद ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो मुझे इसमें इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रूवन रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी को याद किया जाता है। ध्यान, खालिद भाई ठीक है विधु जी मैं जवाब देता हूं। विधु जी मैं जवाब देता हूं। खालिद भाई मैं आपके पास भी, लेकिन पहले मैं तंवर साहब के पास आ रहा हूं।
खालिद भाई मैं सुखबीर जी से जवाब ले रहा हूं, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। पूरी करनी चाहिए, केवल 10 सेकंड में मुझे विदु जी जल्दी रखिए, 10 सेकंड केवल, फिर जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने छवि बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, बिना भेदभाव के काम करती है, और इसी नाते भाजपा को इस पर जिताया जा रहा है। सुखबीर जी जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई खालिद की बात को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से उन्होंने नाम गिनाए, निसंदेह आज की अगर मैं गिनवाने के अन्य प्रदेशों के भी अनेक नाम गिनवा सकता हूँ, लेकिन जो खालिद भाई ने नाम गिनवाए उनमें एक दो नाम की और भी बढ़ोतरी हो सकती है, कहोगे तो बता दूंगा। निसंदेह आज हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस का भगवा संस्करण है। इसके अलावा जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय लंबी लंबी देखी लगा रहे हैं, आज इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है जिस देश का आज का गृह मंत्री अधिकृत तड़ीपार रह चुका हो, और जिस देश का आज का गृह राज्य मंत्री रह चुका हो, क्या बात कर रहे हैं? अगर इस राष्ट्र में कोई झूठ आकर ये बात नहीं है, झूठे लोग कमाल की 10 साल की जेल काट कराया ओम प्रकाश चौटाला जी, 10 साल की जेल काट कराया ओम प्रकाश चौटाला जी। वो दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं, अरे एक बार आईने से मुलाकात तो कर लेते, एक बार चेहरा तो देख लेते सवाल पूछने से पहले। चार माननीय न्यायालय में सजा भी है, महंगे वकील खड़े किए आपने, उसके बाद आपको ओम प्रकाश चौटाला को बिहार में काफी बनवाए गए 10 साल तक जो है, और बाद में भी जाकर इस बात की शुरुआत होगी और इस देश का किसान उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला जो उनकी पार्टी का सुप्रीमो है, 10 साल सजा काट कराए हैं, हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खेले, उनको 10 साल 4 कोर्टों ने उनको सजा सुनाई है। आपको एफआईआर पर सर जेल में तो आपके भी नेता रह के आए हैं, अब मैं यही पैमाना कर लूंगा तो नहीं बस अपना हो तो षड्यंत्र, दूसरे हो तो तड़ी पार। नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब वो बैलेंस भी बना के रखना पड़ेगा तंवर साहब, अगर दूसरे को बोलते हैं तो खुद को भी सुनना पड़ेगा इस बात को लेकर के। खालिद भाई रखिए अपनी बात। सर मैं आऊंगा, मैं एक बार खालिद जी के भी सवाल ले लूं, फिर आप ही को जवाब देने हैं। जिनको सजा मिली हो सर, मैं खालिद जी के सवाल ले लूं, फिर आप ही को जवाब देने हैं। मैं आऊंगा, खालिद भाई भी अपनी बात बोलना चाह रहे हैं। खालिद जी। रावल जी को मैं बताना चाह रहा था कि रावल जी आंकड़े क्या है, आंकड़े अगर आप उनको झुटलाना चाहें तो आप झुटला नहीं सकते। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में 2 चुनाव में जहां 30% लोग पे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, आपके 2 सेशन के अंदर वो संख्या बढ़ के हुई है 43, और वही आंकड़ा ये कहता है कि सबसे ज्यादा दागी लीडरशिप इस समय भाजपा के अंदर है, सबसे ज्यादा दागी सांसद किसी पार्टी के अंदर है तो भाजपा के अंदर है। लेकिन बात क्या है, बात थोड़ी एलनाबाद की। आप 11 सुनो 11 अगस्त 2021, अब मैं बता रहा हूं ना, सुनो 11 अगस्त 2021 का जनसत्ता अखबार आप पढ़िएगा, 11 अगस्त 2021 का जनसत्ता अखबार आप पढ़िएगा और उसको लिख लीजिए, उसको पढ़िएगा, वो आपको बताएगा आपकी पार्टी के अंदर की क्या सच्चाई है, उसको पढ़िएगा। और आप कहना चाहते हैं कि मीडिया झूठ बोलता है तो फिर उसमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि आप आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है, भाजपा जो बोले वही सत्य है और भाजपा जो निर्णय हो वही सब कुछ है, बाकी तो और सब कुछ झूठ ही चल रहा है देश के अंदर। ठीक है, नहीं तो अन्यथा ये जो 2 बड़े मामले हुए इनका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, एक मिनट जी, आपके मुख्यमंत्री जी की नहीं, आपके मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि आपके भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को आज उनको बयान वापस लेना पड़ता है, उस बयान से साबित होता है कि उन्होंने कहा था, वो खुद एक सच्चाई जब तक पीछे अपना पीछे छुड़ाना पड़ा उनको। उसके अलावा क्या किया आपने उत्तर प्रदेश में, आप क्या किया देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, इस तरह से गाड़ियां उन पर चढ़ाई, उसको कोई भी व्यक्ति इसका इतना भी सख्त जेल की ना हो उस वीडियो को देख नहीं सकता, जिस तरह से आप। ठीक है सर, मैं जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है, आपको प्रदेश को जवाब देना पड़ेगा और आपके विकास का, बड़ौदा में आपके विकास का ठीक है फूट गया। ठीक है सर, मैं जवाब ले रहा हूं सर। प्रोफेसर साहब। हाँ जी, खालिद भाई ने 2-3 बड़ी हास्यास्पद बातें कही हैं और वो सोर्स नहीं बताया, अंत में जाकर उन्होंने एक अखबार का नाम ले दिया।
अखबार जो होती हैं वो सर्वेज नहीं कंडक्ट करती, वो एजेंसीज रखती हैं। एजेंसी का नाम बताते और बेहतर रहता। मैं फिर भी जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं वो देख लेंगे। मुझे लगता है काल्पनिक है इनकी बात। लेकिन एक बात, अरे खालिद भाई गलत है ना, खालिद भाई ये तरीका गलत है ना आपका बीच में बोलने का। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा। खालिद भाई मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना। और आपके मैं कुछ बताने वाला हूँ, सब लोग झूठे हैं। इसका मतलब है कि आप पूरे देश को झूठा कहना चाहते हैं। खालिद भाई देश के मीडिया को झूठा नहीं कह सकते आप। पूरे देश को झूठा कहने के लिए आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है प्रोफेसर साहब, ऐसा नहीं है। आप पूरे देश को किसको चाहे मैं सोचता था साफ कर देंगे, आपसे कर देंगे। खालिद जी सुन लेते हैं सर। ये तो नहीं चलेगा सर वो आपको सुन रहे थे, आप उनको सुन लीजिए, आप दोनों को देश सुनने का। नहीं कैसे भाई, दो चेहरे नहीं चलेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा खालिद भाई, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं आपके पास आऊंगा वापस सर। देखो खालिद जी, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। उनका जवाब पूरा हो जाए मैं फिर आ जाऊंगा। सारी दुनिया इस बात को कहती है। आज अखबार भी झूठा है, आज सब लोग झूठे हैं। अरे दिखाओ तो सही अखबार। आपका दावा झूठा है, अखबार को झूठा नहीं, आपके दावे को झूठा कह रहा हूँ। लेकिन कुछ सच है, वो सच बता रहा हूँ। आपको बता देता हूँ। अब जो सच है वो तो बताने दो मुझे। हाँ आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। केशव जी को आप दिखा सकते हैं क्या ये? जी दिख रहा है हमें। केशव जी को दिखा सकते हैं ये 11 दिखा सकते हैं क्या? हाँ हमें दिख रहा है। आप पढ़ के बता दीजिएगा। आपने तारीख भी बताई है, नाम भी बताया है, कोई बात नहीं। मैं जवाब ले रहा हूँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब आगे बढ़िए जल्दी से। मैंने बताया किसका एक बार पढ़ लीजिएगा। केशव जी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रमुख समाजसेवी व्यक्ति को वहां से प्रत्याशी बनाकर चुनाव में जनता के सामने भेजा है। जनता को पूरा अधिकार है स्वच्छ व्यक्ति का और अच्छे व्यक्ति को चुनने का। लेकिन दोनों जो पार्टियां हैं हमारे सामने, जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसका उनके जो सुप्रीमो हैं वो तो सजा याफ्ता हैं। और एक नहीं 4 माननीय न्यायालयों ने उनकी सजा को बरकरार रखा। बड़े बड़े महंगे वकीलों की फौजों के बावजूद भी 10 साल की सजा काट कर आए, तिहाड़ में पापड़ बना के आए हैं। दूसरा, खालिद जी बहुत बोल रहे थे। आमतौर पर हरियाणा में कहा जाता है चोर मचाए शोर। मैं खालिद जी को चोर नहीं कह रहा हूं, इस बात को अन्यथा ना लें। लेकिन खालिद जी की जो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो दोनों लोग, माँ और बेटा दोनों जमानत पर हैं। इस बात को दिखला देंगे क्या? ये दोनों जमानत पर हैं और घोटालों में जवाब देना पड़ेगा तो इस देश ये देश को गलत दिशा में चला जाएगा। ये देश को गलत दिशा में चला जाएगा। मैं बात का जवाब नहीं लगेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। अब मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे सर। एक बार में आऊंगा और 30-30 सेकंड का सबको समय दूंगा। सबसे पहले मैं चौहान साहब से शुरुआत कर रहा हूं। अशोक चौहान जी। देखिएगा कि पार्टी है, पार्टी एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो ये तो चलता ही रहेगा और चल ही रहा है। सभी को ये सोचना चाहिए जिस इलेक्शन तुम लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, वो किसके लिए लड़ रहे हो। उसका केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, अरे आम पब्लिक का भी तो सोचो। जो वहाँ के इलाहाबाद के लोग हैं उनका भी तो ध्यान करो, उनसे भी तो पूछो भाई तुम्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्या करना है। ऐसा ये सब कुछ होने के बाद में यानी हम आपस में लड़ लें झगड़ लें, ये होता रहेगा। जो निर्णय लेना है वो इलाहाबाद के लोगों को लेना है। वो इलाहाबाद के लोग ही को अच्छा समझेंगे, चाहे वो अपना सजा याफ्ता हो या फिर अपना वैसा हो, वो जो है या समाज से हो वो उसको जो है अपना चुनेंगे। सतीश जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड। मैं तो एक ही अपील करना चाहूंगा अपने पूरे किसान समाज से, अपने विवेक के आधार पर वोट दे, किसी की बातों में ना आए, किसी के भी हर बात में झगड़े से, हर मुठभेड़ से बचने का काम करे। कोई भी सरकार किसानों को अपने आवेश में लेके कहीं पर भी किसानों का हित करने का कोशिश ना करे। मैं एक बार फिर खास करके भाजपा के प्रवक्ता से ये बात फिर कहना चाहूंगा, किसी पर भी अर्धलगन कोई भी वो नहीं लगाए, कोई भी आरोप ना लगाए। अब जैसे बोल रहे थे किसान मोर्चे ने अपनी उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इस तरह के बयान ना दे, क्योंकि इसमें जनता में गलत असर जाता है। और पूरे का पूरा किसान समाज ने और संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने विवेक पर वोट दे। ठीक है सर, ठीक है सर। तंवर साहब। कांग्रेस और कांग्रेस के भगवा संस्करण जिसका मैंने पहले अपने बात कही, निसंदेह इनके पास प्रत्याशी नहीं थे। और अंदाता द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस ने इन कानूनों की शुरुआत करी और भारतीय जनता पार्टी ने क्रियान्वित किया,
इन दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी चाहिए। ठीक है विधु जी। देखिए, एलनाबाद की जनता को पूरा अधिकार है कि उन्हें एक अच्छा उम्मीदवार मिले। हमने बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है, पहली बात। दूसरी बात, 3 वर्षों का समय है। हम 3 दशकों का उनका पिछड़ापन एलनाबाद का जो राजनीतिक उपेक्षा की वजह से हुआ है, गलत लोगों को चुनने की वजह से हुआ है, हम वो पिछड़ापन दूर करने का संकल्प लेकर एलनाबाद में आए हैं। और एलनाबाद की जनता 3 वर्षों के लिए हमें अवसर दे रही है कम से कम। और उसके बाद जब 24 के चुनाव में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के अलावा एलनाबाद को कोई विकल्प 24 में मिलेगा। ठीक है सर, इतना अच्छा काम कर जाएंगे। ठीक है सर। खालिद जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। भाजपा कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सीट बहुत दिनों से आईएनएलडी के पास है, तब से आईएनएलडी के पास है जब आईएनएलडी और बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। आज वो विकास की बात कर रहे हैं तो उनका भरम है, विकास उनका देश और प्रदेश ने देख लिया है। अब बात करते हैं आईएनएलडी की। आईएनएलडी को समझ लेना चाहिए कि अब राजे रजवाड़ों का समय नहीं रहा है। लोग जवाबदेही चाहते हैं और जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। ठीक है सर। चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा। और जो बेनीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से जो बेनीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं केशव भाई, वो सत्ता की कुर्सी छोड़ के आए किसानों के फेवर में। ठीक है सर, निश्चित ही बेनीवाल। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अब सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक जी, सतीश जी, प्रोफेसर विधु रावल जी, खालिद जी, सुखबीर जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।